एक महिला अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग से नीचे उतरती है। उतरने के साथ साथ ये महिला डॉक्टरों से कुछ बात करना चाहती है। पहले वो डॉक्टर के कमरे में जाती है, कमरे में जहाँ पर वो मरीजों का इलाज करते थे या यहाँ पर वो देखते थे, तो वहाँ पर जब वो जाती है तो यहाँ पर उस महिला की फ़ाइल जो होती है, जो वो महिला भर्ती थी, तो उस फाइल पर डॉक्टर चर्चा कर रहे थे उस महिला के ही माँ बाप से। डॉक्टर कह रहे थे कि आपकी बेटी केवल 24 घंटे भी अगर जीवित रह जाए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं बचेगी। यहाँ पर ये महिला चीख चीख कर उस डॉक्टर से कह रही है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तभी वो डॉक्टर मायूस और उदास होकर अपनी कुर्सी से खड़ा होता है, बाहर की तरफ जाने लगता है, दूसरी बिल्डिंग पर जाता है। वो महिला उसके पीछे पीछे और अपनी माँ से कहकर जाती है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं इससे बात करती हूँ, पागल बना रहा है, मैं तो जीवित डोल रही हूँ, मैं तो इधर उधर घूम रही हूँ। वो महिला उस डॉक्टर के पीछे पीछे जाती है और वो डॉक्टर बिल्डिंग में ही जो उसके साथ यानी लिफ्ट में जो होता है, तो उसके साथ जो कुछ नर्स होती है या उसके आसपास जो लोग होते हैं उनसे कहता है कि फलाने नाम की महिला बिल्कुल भी नहीं बचने वाली है। तभी ये महिला उसकी तरफ गुर्राने लगती है, क्योंकि उस लिफ्ट में ये भी थी और वो सारी बातें सुन रही थी। आगे चलते हैं, ये कई बार कहती है कि डॉक्टर मेरी बातें सुनते हो या नहीं सुनते। तभी डॉक्टर एक आईसीयू रूम में जाते हैं जहाँ पर एक मशीन आवाज़ कर रही थी। यहाँ पर बहुत सारे जो डॉक्टर थे, वहाँ पर करीबन 6 डॉक्टरों की टीम एक मरीज को घेरे हुए खड़ी हुई थी। तभी ये कहती है कि तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, तुम डॉक्टर हो कि ये कोई अजूबा हो जो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। लेकिन जैसे ही ये महिला देखती है उस बेड पर कौन है, वैसे ही ये महिला मौन हो जाती है और चुप हो जाती है, क्योंकि सामने जो पड़ा था वो इस महिला का मरा हुआ शरीर था, कुल जिसका वजन 19 किलो था। 19 किलो का वजन था, वेंटिलेटर पर थी, सांसें शायद मशीन से दी जा रही थी, गले में नाक में पाइप पड़ा था। और ये महिला एकदम हैरान और परेशान खड़ी रह जाती है, समीप जाती है, जैसे ही डॉक्टर को पकड़ने की कोशिश करती है तो हाथ खाली हो जाते हैं। बड़े अचंभित बात लग रही है ना, लेकिन आज वो घटना आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ जहाँ पर शायद आप मानोगे कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया है ना तुम्हारे लिए और हमारे लिए, शायद वो कोई और नहीं कर सकता। बताइए इतिहास, कहाँ पर आयुर्वेद जैसा इलाज सनातन के धर्म में या सनातन में जो आयुर्वेद जैसा इलाज ढूंढा गया है, बताइए किसी और में क्या इलाज है आपके लिए, क्या इलाज है बताइए? नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है। तो क्या थी ये घटना, क्यों एक आत्मा इतना विलाप कर रही थी और फिर वो आत्मा थी, तो उसके बारे में कैसे पता चलता है कि ये आत्मा थी, इसके साथ क्या बीती, बड़ी रोचक सी घटना लेकर आई हूँ। यकीन ना हो तो साक्ष्य के साथ आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। उस महिला की तस्वीर है, ये रियल तस्वीर है। इस महिला का यूट्यूब चैनल भी है और ये काफ़ी चर्चित है, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं आत्मा और शरीर के ऊपर। चलिए घटना की शुरुआत करती हूँ मैं। यहाँ पर आपको लेकर चलती हूँ होमकॉम। होमकॉम में एक परिवार रहता है जो कि इंडियन परिवार होता है। परिवार में पति पत्नी होते हैं और इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम अनीता मुरजानी होता है। अनीता मुरजानी जो होती है बचपन से ही बड़े खुले ख्यालात की होती है, लेकिन अनीता मुरजानी के जो पिता होते हैं वो अपने भारत के कल्चर को, अपने भारत की संस्कृति को होमकॉम में लेकर गए थे। वहाँ वो काम कर रहे थे, लेकिन वो अपनी भारत की संस्कृति से बखूबी जुड़े हुए थे। यहाँ पर अनीता पढ़ती है एक ऐसे स्कूल में होमकॉम में रहते हुए जहाँ पर बाहर के विदेशों के बच्चे आकर पढ़ा करते थे। यानी जब वो वहाँ पर और कल्चर देखती है तो उसे भारत का कल्चर बहुत बेकार लगता है और वो खुली दुनिया में सांस लेना चाहती है, यानी वो खुलकर जीना चाहती है। लेकिन अनीता के जो पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रीति रिवाजों से बंधे हुए थे और वो हमेशा अपनी बेटी को सीख दिया करते थे, क्योंकि अनीता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है। यहाँ पर वो हमेशा अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी तुम्हें एक इंडियन लड़के से ही विवाह करना होगा, भारत की संस्कृति में रहते हुए तुम्हें आगे काम करना होगा। लेकिन अनीता मुरजानी बिल्कुल भी इन बातों पर भरोसा नहीं करती है। उसे ये नहीं था कि वो किसी भारत के लड़के से ब्याह करना चाहती है, बिल्कुल भी नहीं। अनीता धीरे धीरे बड़ी हो जाती है।
जवान हो जाती है, घर में पूजा पाठ ये सारी चीज़ें होमकॉम में भी चला करती थी, लेकिन वो इन चीज़ों से तंग आ चुकी थी। तभी उसके पिता कहते हैं कि तुम मेरी मर्जी से शादी करोगी या नहीं करोगी, तो उसने हाँ कर दिया। दोस्तों यहाँ पर अनीता के पिता अपने ही दोस्त के बेटे से अपनी बेटी की शादी फिक्स करते हैं। जब अपने दोस्त के घर में बेटी जा रही थी तो शादी होने से करीबन सगाई या शादी होने से ये 2 दिन पहले घर से भाग जाती है, जो अनीता होती है। एक लौती बेटी थी। उस समाज में यानी भारत की जो संस्कृति थी या 2 परिवारों का जो मिलन था, जो काफ़ी दिन पहले से था, यानी उस बेटी के जन्म से पहले दोस्ती थी, वो एकदम धड़ाम से टूट जाती है। 2 परिवार बहुत ही व्याकुल और परेशान हो जाते हैं। इसी गम में अनीता के जो पिता होते हैं या अनीता जो होती है, उनके पिता धीरे धीरे वक्त बीतता है और उनके पिता इस दुनिया से चले जाते हैं, तो अनीता को बड़ा बुरा लगता है। अनीता ने इसी बीच में एक लड़के से शादी कर ली थी जिसका नाम डैनी था। वो शायद अमेरिका का रहने वाला था, क्योंकि वो चाहती थी इस दुनिया को खुलकर देखना। वो इस दुनिया को देखना चाहती थी कि दुनिया कैसी है। वो इसी पश्चाताप में रहती है कि शायद मेरे पिता मेरे गलत फैसले की वजह से या मैंने जो किया है उसकी वजह से इस दुनिया से गए हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है कि 2002 में अनीता जो मुरजानी होती है, उसके शरीर पर बहुत सारी गांठें निकल आती हैं। बहुत सारी जब गांठें निकलती हैं तो उसने अपने पिता को, उस समय तक उसके पिता को करीबन यहाँ पर ऐसा हो गया था 7 साल इस दुनिया से गए हुए हो चुके थे, 6 साल से 7 साल हुए थे। तभी अनीता मुरजानी के शरीर में बहुत सारी गांठें निकल आती हैं। अब उन गांठों की वो जांच कराती है तो पहली बार में वो लिपोमा की जो गांठें होती है ना, वो गांठें नज़र आती हैं। यहाँ पर वो इलाज लेती है। इलाज लेते लेते उसे पता चलता है कि उसके शरीर में जो गांठें बन रही हैं, पूरे शरीर पर जो गांठें हैं, दरअसल वो लिपोमा यानी कैंसर लिपोमा है, यानी जो लिपोमा में कैंसर हो जाता है ना, उस तरह की वो गांठें हैं। अब यहाँ पर जो अनीता मुरजानी होती है, अपने आप में गिल्ट यानी अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगती है कि शायद मैंने 2 परिवारों का दिल दुखाया है, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और उसे पता चलता है कि उसे 4थी स्टेज का, यानी जहां से वापस आना मुमकिन ही नहीं है, वो कैंसर है। दोस्तों ये अपने पति के साथ रहती है, जीवन जी रही थी, लेकिन वो जीवन जी रही थी जो बद से बदतर होता है। तभी अनीता मुरजानी जो होती है अपने पिता की बातों को याद करती है और इससे फिर याद आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद में ये भारत आती हैं। भारत आने के बाद 2002 के बाद जब इसे पता चलता है तो वहाँ पर ये इलाज कराती हैं। एक इसकी दोस्त होती है, वो भी कैंसर के चलते इस दुनिया से जा चुकी थी और इसके पिता जा चुके थे, लेकिन ये आयुर्वेद का जब इलाज कराती है तो इसकी जो गांठें बहुत टाइट थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसी थी कि बहुत पिघलने लायक नहीं थी, वो नरम होने लगी थी और इसको आयुर्वेद से इलाज के चलते इसको आराम होने लगता है। जब इसको आराम होने लगता है तो ये बड़ी खुशी मनाती है, लेकिन जब ये दोबारा होमकॉम जाती है तो वहाँ पर जो इसके पढ़े लिखे दोस्त हैं, जो इसके साथ पढ़े थे, उन्होंने कहा कि तुम कैसे एक फेक या एक गलत इलाज पर भरोसा कर सकती हो। यानी उन लोगों के लिए, उनमें कुछ भारतीय भी थे जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई भी करी थी और शायद उनमें से कुछ डॉक्टर भी होते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, बिना किसी के या कीमोथेरेपी या जो भी इलाज होता है उसके बिना तुम कैसे ऐसे रह सकती हो आयुर्वेद के भरोसे, तुम ये होगा ये हो जाएगा। आयुर्वेद के इलाज को चलते हुए उन्हें मतलब इतना आराम हो जाता है कि 2006 आ जाता है। दोस्तों 2006 से मतलब 2005 की ही आपको बातें बता के दोस्त कहते हैं या परिवार वाले कि तुम इतना पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ जैसी बातें या काम क्यों कर रही हो, तुम आयुर्वेद का इलाज क्यों करा रही हो। तो यहाँ पर वो बहक जाती है और तभी अपने आप को अस्पताल में दिखाना शुरू कर देती है। जब उसका विदेशी, यानी आपको समझाने के लिए कहूँ, जब उसका विदेशी इलाज चलने लगता है तो विदेशी इलाज के तहत यहाँ पर दोस्तों उसकी हालत गंभीर होने लगती है। 2005 से ही अनीता जी की हालत बिगड़ने लगती है और इतना ज़्यादा बिगड़ती है कि उसका वजन तेजी से गिरने लगता है, जो आयुर्वेद से बिल्कुल नहीं गिरा था, वजन सही था। जब वजन तेजी से गिरने लगता है तो उसका वजन कुल यहाँ पर 22 से 23 किलो रह जाता है। यहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर बार बार उन गांठों से थोड़ा सा एक टुकड़ा लेते और उसका टेस्ट करते, बोला कैंसर इतनी स्टेज पर है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कीमोथेरेपी चल रही है, बहुत बुरी हालत हो जाती है, घबराहट से सब कुछ। यहाँ पर देखते देखते 2006 आ जाता है और अनीता के अंदर कुल 19 किलो वजन रह जाता है। यानी 18 से 19 किलो वजन जब रह जाता है तो वो अब टूट जाती है। अब उसको चलना भी गवारा नहीं था, यानी उससे चला नहीं जाता है। हमेशा वो व्हील चेयर पर रहती या बैठी रहा करती।
उसने हमेशा अपने अंदर ये सोचा कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अब तो मुझे मरना ही है, यानी मेरी मृत्यु तय है, चौथी स्टेज है, इतनी बुरी हालत है। अब यहाँ पर आयुर्वेद से भी वो दूर हो चुकी थी। तभी दोस्तों उसकी हालत ख़राब होती है। 2 फरवरी 2006 में जब उसकी हालत ख़राब होती है तो उसे आनन फानन में तुरंत अस्पताल के अंदर भर्ती कराया जाता है। जब अनीता जी को अस्पताल के अंदर भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टरों ने देखते ही कह दिया, क्योंकि इलाज पहले से ही चल रहा था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कोई इलाज नहीं है। उसे तुरंत आईसीयू रूम में भर्ती करने के बाद वो कोमा में चले जाते हैं, जाते ही अस्पताल के अंदर, क्योंकि उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी थी, उनके लंग्स में पानी भर चुका था, 18 किलो उनके अंदर वजन होता है और वो मशीनी सपोर्ट पर चली जाती हैं। जब मशीनी सपोर्ट पर जाती हैं तो उसके बाद एक बात होती है, मशीनी सपोर्ट पर जाने के बाद डॉक्टर अनीता के परिवार वालों से कहते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 24 घंटा तक ये जीवित नहीं रहेंगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी। अनीता के परिवार वाले डॉक्टर के केबिन में भी जाते हैं, वहाँ पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर ने कहा कि कोई भी उम्मीद नहीं है, बिल्कुल शरीर का कोई कोना बचा ही नहीं है, लंग्स जवाब दे चुके हैं, पानी इतना भर चुका है, हर रोज़ पानी निकालना पड़ रहा था अब तक, अब ऐसा भर चुका है कि डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं मिल रहा है। अच्छा, बात यहीं पर नहीं ठहरती है दोस्तों, यहाँ पर टाइम निकलता है, माँ रोती है, पति रोता है, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर अंदर से आकर कहेंगे कि इनकी ज़िंदगी समाप्त हो चुकी है, इन्हें घर ले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें चलती हैं, धीरे धीरे 24 घंटे निकल जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 24 घंटे तक भी इनके अंदर प्राण है, अब ऐसे मशीन से तो नहीं हटा सकते। दोस्तों यहाँ पर अब एक चमत्कार होता है। 36 घंटे बाद यहाँ पर अनीता जो होती हैं वो अपनी आँखें खोलती हैं और आँखें खोलने के बाद अपनी माँ को अंदर बुलाती हैं, कहती हैं कि देखना मैं ठीक हो जाऊँगी। ये बात काफ़ी हैरान करने वाली थी। जब ये होता है तो डॉक्टर कागज़ों को बदलने लगते हैं। जो मेन डॉक्टर था, यानी 6 डॉक्टर जो उसके इलाज के लिए लगे हुए थे विदेश में, वो सभी कागज़ और रिपोर्ट पढ़ने लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? किडनी खराब होने के बाद कोई जीवित कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, आज तक ऐसा देखा ही नहीं है। डॉक्टर इस बात को करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कई बार रिपोर्ट देखी जाती है, कई बार सब कुछ किया जाता है और आपको बताऊं, 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर जो अनीता मुरजानी है उनकी जो गांठें थी या जो लिपोमा की गांठें थी वो नर्म पड़ जाती हैं, क्योंकि बहुत सख्त होती हैं ये गांठें। जब वो नर्म पड़ती हैं तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि शरीर अपने आप को बदल रहा है, ठीक हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 3 हफ्ते में उसकी गांठें जो होती हैं शरीर से मिट जाती हैं, यानी कहीं शरीर में ही खो जाती हैं। डॉक्टर हैरान, वो दवाइयाँ दे रहे हैं लेकिन ऐसा तो हमारे जीवन में या पहली बार हमने ऐसा देखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और यहाँ पर अनीता बार बार ये कहती है कि अब ये ठीक हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 3 हफ्ते में अनीता की ऐसी हालत हो जाती है कि 25 किलो उसका वजन हो जाता है और डॉक्टर उसे छुट्टी देने पर मजबूर थे, क्योंकि उसका शरीर सही था। अब यहाँ पर बाहर से और डॉक्टर आते हैं। जब अनीता की रिपोर्ट दिखाई जाती हैं तो वो डॉक्टर देखते ही कहते हैं कि ये जो इंसान है या ये जो महिला है अब ये शायद इस दुनिया में नहीं रही होगी, क्योंकि इनकी रिपोर्ट की कंडीशन ही इतनी ख़राब है। अब ये देखकर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो जीवित है। बड़ी हैरानी की बात, जब 3 हफ्ते हो जाते हैं तो अनीता डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर के पास एक बात रखती है। कहती है कि साहब मैं तो मरकर जीवित हुई हूँ। डॉक्टर कहते हो ही नहीं सकता, मशीन ने यही नहीं कहा कि तुम मर चुकी हो। उसने कहा कि नहीं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो कहती है कि जब आप लोग मेरी माँ से बात कर रहे थे केबिन के अंदर, आप लोगों ने अपने जहाँ पर बात कर रहे थे माँ से कहा था कि केवल 22 या 24 घंटे में वो इस दुनिया से चली जाएगी। मैं उस वक्त आपके पास ही खड़ी थी लिफ्ट में, जब आप अपने साथ काम करने वाले लोगों से कह रहे थे कि वो जीवित नहीं बचेगी, तब भी मैं आपके साथ ही थी। लेकिन जब मैंने अपने आप को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखा तो सच में ही आप लोग मेरे लंग्स से पानी निकाल रहे थे, मेरे नाक में मुंह में नली डाली जा रही थी और लंग्स की साइड में भी आप एक इंजेक्शन से मेरा पानी निकाल रहे थे, एक नली टाइप ही वहाँ पर डाला हुआ था। वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ देख रही थी, तुम्हें सब कुछ पता है। यहाँ पर अनीता मुरजानी ने एक एक बात हूबहू डॉक्टर के सामने रख दी थी कि आपने पर्चे को इस तरह से बदला, आप कुर्सी से ऐसे उठे, आप ऊपर आए, आपने मेरे बारे में ये शब्द कहे, माँ से ये कहा, इतने घंटे बताया, ये सब कुछ। अब डॉक्टर कहते हैं कि देखो हमने जो पढ़ाई करी है वो एक तरफ है, लेकिन आप बताओ कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, आप फिर अपने शरीर में कैसे हो?
आप मर चुकी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग के एक कोने में भले ही इंसान कितना भी पढ़ लिख ले या कितनी भी डॉक्टर की डिग्रियां या साइंस के प्रति चल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में वो रहता ही है कि ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तभी अनीता कहती है कि मेरे प्राण जब निकलते हैं तो मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती हूँ, मेरा सारा कष्ट दर्द दूर हो जाता है। मैं देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं मर चुकी हूँ। मैं माँ को बताना चाहती हूँ, जब माँ को देखती हूँ तो माँ मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन माँ की आवाज़ मुझे बखूबी सुनाई दे रही थी और अपने आप को मैं बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही थी, यानी मुझे चलना नहीं पड़ रहा था। मैं आपके कमरे में बिना दरवाज़ा खोले ही अंदर प्रवेश कर जाती हूँ, लेकिन इन बातों पर मैं ध्यान नहीं दे रही थी। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ मैं तो ठीक हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ठीक हो गई। लेकिन वहाँ से जब तुम उठकर जाते हो और जब तुम मेरे शरीर के पास पहुँचते हो तो मैं एकदम घबरा जाती हूँ। लेकिन फिर तभी मेरे पिता मुझे नज़र आते हैं। मेरी वो सहेली जो मुझसे पहले 2 या 3 साल पहले इस दुनिया से गई थी कैंसर के ज़रिए, जो एक डॉक्टर थी, वो नज़र आती हैं। उनके साथ मैं एक ऐसी दुनिया में जाती हूँ जहाँ पर दुनिया बहुत खूबसूरत थी। वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं होती हैं। उन आत्माओं से मैं जुड़ती हूँ, यानी वो लोग मेरा स्वागत कर रहे थे, मेरे बारे में कह रहे थे। तभी मैं रोती हुई आंखों से, क्योंकि अपने आप को हल्का और बहुत ही ताकतवर मैं महसूस कर रही थी, मेरे पिता मेरे सर पर हाथ रखते और कहते हैं कि अब अपने अंदर तू कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगी। जो हो गया उसे पीछे छोड़ो। अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो देख लो, तुम यहाँ पर रहोगी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पति के जो सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे और बच्चों की जो ज़िंदगी है, यानी आने वाला कल, पहले ही उसके पिता ने उसे बता दिया था। वो दोस्त कहती है कि तेरा खुलकर वेलकम है यहाँ पर, तो यहाँ पर रह सकती है, लेकिन फिर ऐसा होगा, अब तू बता तुझे, क्योंकि तुम्हारा एक लक्ष्य है, तुम्हें दुनिया को बताना है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, तुम्हें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है अगर तुम अपने शरीर में नहीं जाना चाहती। तभी यहाँ पर ये कहती है कि मैंने कहा कि मैं उस शरीर में क्यों जाऊँ जिसमें इतना दुख और दर्द है, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में रहती थी। उसे नींद भी नहीं आती थी क्योंकि लंग्स में पानी भरा हुआ था। 18 किलो वजनी शरीर में कौन कैसे जाना चाहेगा। उसकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। तभी वो कहते हैं कि इसके जाने के बाद तो तुम ठीक हो जाओगी। एक आवाज़ आती है, दिव्य आवाज़, और कहती है कि तुम ठीक हो जाओगे, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। उसे एक आदेश दिया जाता है या उसे बताया जाता है। तो ये बात तो यहाँ पर साफ हो जाती है कि मरने के बाद भी दूसरी दुनिया है, और यहाँ के लोग उतारू होते हैं कि भैया मरने के बाद उस दुनिया में कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। लेकिन आपको वो परेशानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपका जो मरा है ना, जो आपका खास है, वो आपके इर्द गिर्द घूम रहा होगा मरने के बाद। उसे तकलीफ़ होती है जब आप, और एक और बात कहूँ, खुलकर शोक मनाया कीजिए जो आपके अपने चले जाते हैं, क्योंकि इस चीज़ को देखकर उन्हें एक कहते हैं कि इस चीज़ को देखकर उन्हें एहसास होता है कि मेरे लिए किसी के अंदर दुख है। लेकिन उसे एक अच्छे और सच्चे मन से विदाई भी अच्छी दिया करो, जो मैं पहले से कहती आ रही हूँ। ऐसा नहीं है क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम आज दुखी हैं तो 2 घंटे बाद हमारे चेहरे से मुस्कान अपने आप आती है। हम रोते हैं तो हंसते भी हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता। जब आप रो रहे हो तो वो आत्मा दुख और चीज़ को देखकर बहुत ऐसे होती है कि वो जा नहीं पाती है। जैसे अनीता चली तो गई, लेकिन उसके पिता की आत्मा ने उसे वापस भेजा। लेकिन अगर आप हाय तौबा 12 से 13 दिन करते हैं, उनका जो द्वार खुलता है, अगर वहाँ पर आप उन्हें नहीं जाने दोगे तो वो यहाँ पर भटक कर भी रह सकते हैं। हर किसी की जर्नी एक जैसी नहीं होती। हर किसी को कहते हैं ना कि आप किसी शहर जा रहे हो तो कोई बस से जाता है, तो कोई ट्रेन से जाता है, तो कोई अपनी गाड़ी से भी जाता है। ये समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, आपको समझना होगा। तो हर कोई अनीता की तरह नहीं जाएगा, हर किसी को एक जैसा माहौल नहीं मिलेगा। नर्क भी मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा। जो लोग कहते हैं नहीं होगा, होगा। उसके पिता ने कहा कि बिल्कुल भी जो हो गया उसे पीछे छोड़ो, और अपनी ज़िंदगी में तुम्हारा एक लक्ष्य जो अधूरा है, अगर अब पूरा नहीं करोगी तो कहीं पर दूसरे जन्म लेना पड़ेगा। तो सोच लो तुम्हें अपने शरीर में जाना है या नहीं जाना है। शरीर तो ठीक हो जाएगा, यहाँ से वापस लौट कर जाओगी तो शरीर ठीक होना है, तभी तो आगे की ज़िंदगी जियोगी। अनीता ने अपने परिवार को चुना, वो वहाँ से वापस आती है। अपने शरीर में जब वो प्रवेश करती है तो उसके भीतर 3 हफ्ते में उसकी सारी गांठें मिट जाती हैं। जो गांठें शायद एक बॉल के बराबर भी थी। उसके शरीर में जो गांठें थी वो एक गेंद नहीं होती है, उसके बराबर उसके शरीर में गांठें थी, हर जगह, बहुत जगह। लिपोमा आप जानते होंगे, बहुत सारी गांठें होती हैं। 2006 फरवरी का आपको ये घटनाक्रम मैं आपको बता रही हूँ, और ये सच्ची घटना है। क्या कहोगे इस पर?
अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अपनों को हंसकर और प्रेम से विदा करो। 12 दिन बाद उन्हें दिल से प्रार्थना करो, जो हवन में आहुति छूटती है, कि तुम्हारा आगे का सफ़र बहुत अच्छा हो और तुम जहाँ पर भी रहो सुखी और खुशी रहो। इस तरह से कहकर उनको विदाई देना। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटना के बारे में अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। जो लड़की उड़ना चाहती थी, जो शायद किसी धर्म या किसी संस्कृति को मानना नहीं चाहती थी, उसके साथ ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ ही ऐसा सब कुछ होता है। क्या कहोगे इसके बारे में? और ऐसी एक ही अकेली नहीं है, मैंने बहुत सारी घटनाएं आप लोगों के सामने रखी है। तो जो भी राय है, राय लिखकर ज़रूर भेजना। और क्या कहोगे अनीता मूरजानी के बारे में, वो भी लिखकर भेजना। वो इतनी ज़्यादा धार्मिक हो जाती हैं, मानती हैं आयुर्वेद को, बहुत ही ज़्यादा मानती, कहती हैं कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए तैयार किया है उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। जो भी राय है लिखकर ज़रूर भेजना। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,